दोस्तों नमस्कार। आज फिर मैं हाजिर हूँ एक और सच्ची घटना के साथ। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ, ये उत्तर प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है आगरा। आगरा के अंतर्गत एक इलाका पड़ता है, जिस इलाके में कृष्णा नाम का लड़का अपने माता पिता के साथ बड़े ही खुशहाल तरीके से अपनी ज़िंदगी को जी रहा होता है। दरअसल कृष्णा का एक भाई भी होता है छोटा, जिसका नाम नवनीत होता है, और उसके घर में उसके माता पिता कृष्णा और उसका भाई नवनीत रहा करते थे। दरअसल कृष्णा शादी के लायक होता है और कृष्णा घरों में फिटिंग का काम किया करता था, जिससे कृष्णा ने अच्छा खासा पैसा भी कमा लिया होता है। और एक दिन उसके माता पिता इसकी अच्छी खासी लड़की देखकर शादी कर देते हैं। दरअसल कृष्णा की जिस लड़की से उसके माता पिता शादी करते हैं, उस लड़की का नाम प्रतिभा होता है। प्रतिभा शादी करके कृष्णा के घर आगरा आ तो जाती है, लेकिन आगरा में उसका मन नहीं लगता, जिसके चलते कृष्णा और उसके माता पिता ये सोचते हैं कि अभी अभी ये जो प्रतिभा है अपने घर से सारे घर वालों को छोड़कर आई है, इसलिए इसका हो सकता है मन न लगे। लेकिन उन लोगों को पता नहीं था कि प्रतिभा इतना बड़ा कांड कर देगी। धीरे धीरे उसकी शादी को करीब 10 से 15 दिन का समय व्यतीत हो जाता है, और उसके जो घर वाले, जो रिश्तेदार उसके घर पर आए हुए होते हैं, वो सारे लोग चले जाते हैं और कृष्णा अपने काम पर लग जाता है। कृष्णा की मुलाकात एक दिन उसकी दुकान पर एक ऋषि नाम के लड़के से होती है, जो घर बनाने का काम किया करता था। इन दोनों में मुलाकात होती है तो ये जो ऋषि होता है ये कहता है कि मैं घर बनाता हूँ और तुम उसमें फिटिंग करते हो। तो ये जो कृष्णा होता है उससे अपनी दोस्ती बना लेता है और कहता है कि तुम जिस घर को बनाते हो उस घर में फिटिंग का जो काम होता है वो मुझे दिलवा दिया करना। ये जो ऋषि होता है ये भी उसकी बात मान लेता है और इन दोनों में बहुत ही गहरी मित्रता हो जाती है, क्योंकि जो ऋषि होता है वो घर बनाया करता था और दरअसल ज़्यादातर घरों का जो टेंडर होता है फिटिंग का वो कृष्णा को दिलवा दिया करता था। इन दोनों में दोस्ती हो जाती है और ये दोस्ती इतनी गहरी होती है कि जो ऋषि होता है ये अब कृष्णा के घर पर भी आना जाना शुरू कर देता है। एक दिन जो ऋषि होता है वो कृष्णा की दुकान पर आता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हें एक बहुत ही बड़ा टेंडर दिलवाने वाला हूँ फिटिंग का, तुम मुझसे आकर मिल लेना आके। कृष्णा उस दिन अपने घर से बाइक लेकर निकलता है और अपने घर वालों से इतनी बात कहता है कि मैं एक काम के लिए जा रहा हूँ और कुछ ही देर में वापस आ जाऊँगा। लेकिन उस दिन कृष्णा जब अपने घर से निकला तो फिर कभी अपने घर वापस लौट कर नहीं आया। कृष्णा जैसे ही उसके साथ निकला वो कभी लौटकर अपने घर नहीं आता है। कृष्णा के न आने पर उसके घर वाले, उसके चाहने वाले, उसके रिश्तेदार, जानने पहचानने वालों से सबसे पूछताछ करते हैं, लेकिन कृष्णा का कहीं पता नहीं चलता है। तो उसका एक भाई होता है नवनीत, वो कृष्णा की एक पास के ही थाने में जाकर गुमशुदा की रिपोर्ट दर्ज करा देता है। पुलिस कृष्णा के भाई नवनीत से कृष्णा के बारे में पूछताछ करती है कि आखिर कृष्णा कहाँ गया था, तुम लोगों से कुछ कह के नहीं गया था। तो उसका भाई कहता है कि सर, मेरा भाई केवल घर पर इतनी बात कह के गया था कि हम अभी जा रहे हैं और कुछ ही देर में वापस आ जाएंगे, लेकिन मेरा भाई कृष्णा फिर लौटकर घर नहीं आया। पुलिस गुमशुदा अपराधियों के विरोध में इस कृष्णा की रिपोर्ट दर्ज कर लेते हैं। कृष्णा के बारे में अब पुलिस को कहीं से कोई सुराग नहीं मिल रहा होता और ऐसे ऐसे करके करीब 10 से 15 दिन का समय व्यतीत हो जाता है। पुलिस को तभी एक दिन सुबह सुबह एक गुमशुदा जो व्यक्ति होता है वो पुलिस के नंबर पर फ़ोन करता है और कहता है कि साहब, यहाँ हमारे इलाके में खेत में किसी की डेड बॉडी पड़ी हुई है। तुरंत ही घटनास्थल पर पुलिस पहुंच जाती है और पुलिस पहुंचकर उस डेड बॉडी की शनाख्त करती है तो वो किसी और की नहीं बल्कि वो डेड बॉडी कृष्णा की होती है। पुलिस को जैसे ही कृष्णा की डेड बॉडी मिलती है, पुलिस इसके भाई नवनीत के नंबर पर कॉल करती है और उसे बुला लेती है। नवनीत अपने परिवार के सहित उस घटनास्थल पर पहुंच जाता है और अपने भाई की डेड बॉडी को देखकर वहां रोना चिल्लाना शुरू कर देता है। ऐसे कुछ देर का समय व्यतीत होता है और पुलिस उस डेड बॉडी को अपनी अंडर कस्टडी में करके पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और वहां
उस जगह पर बारीकी से जांच शुरू कर देती है, लेकिन पुलिस के हाथों कुछ नहीं लगता है और पुलिस सबसे पहले उसके भाई की डेड बॉडी के बारे में नवनीत से पूछताछ करती है कि आखिर तुम्हें किसी पर शक है कि आखिर तुम्हारे भाई की हत्या कौन कर सकता है। जिस पर नवनीत कहता है कि साहब, हमें तो किसी पर शक ही नहीं है, क्योंकि मेरा भाई ऐसा था ही नहीं कि उसकी किसी से दुश्मनी हो और कोई उसकी हत्या कर दे। लेकिन आगे नवनीत बताता है कि सर, जिस दिन मेरा भाई घर से निकला था वो बोल रहा था कि वो किसी काम के लिए जा रहा है और उसका एक मित्र है ऋषि, हो सकता है वो उसके पास गया हो और वहां से आपको कोई इस केस के बारे में क्लू प्राप्त हो। पुलिस को जैसे ही ये नवनीत इतनी बात बताता है तो तुरंत ही पुलिस इस ऋषि के घर पर जाकर इस ऋषि को अपनी अंडर कस्टडी में करके थाने लेकर आ जाती है और उससे पूछताछ करती है। तो पहले तो ऋषि इस पुलिस वालों को गुमराह करने की कोशिश करता है, लेकिन जब पुलिस इस ऋषि से सख्ती के साथ पेश आती है तो ये तुरंत ही अपना जुर्म कबूल कर लेता है। और जब ये सारी घटना की सच्चाई बताता है तो उसके जो माता पिता होते हैं कृष्णा के, मां रोना चीखना चिल्लाना शुरू कर देते हैं। दरअसल इस घटना की शुरुआत होती है जब ये जो कृष्णा होता है इसकी शादी इसके माता पिता प्रतिभा के साथ कर देते हैं। प्रतिभा शादी करके इसके घर तो आती है, लेकिन वो कभी यहाँ खुश नहीं रहती, जिससे इसके घर वाले भी ये सोचते कि हो सकता है प्रतिभा अभी नई नई शादी करके आई हुई, उसके घर वाले अभी छूटे हैं, तो हो सकता है इसकी वजह से इसका मन न लग रहा हो। लेकिन प्रतिभा का मन अब नहीं लग रहा था। प्रतिभा अपने घर वालों से लड़ाई झगड़ा करना भी शुरू कर देती है। लेकिन एक दिन प्रतिभा अपने पति से भी लड़ाई झगड़ा करती है, लेकिन जो कृष्णा होता है वो कुछ ज़्यादा इस प्रतिभा से नहीं कहता और ऐसे करके करीब 1 साल का समय व्यतीत हो जाता है। एक दिन प्रतिभा अपने पति कृष्णा से अपने घर यानी अपने मायके जाने की जिद करती है, तो कृष्णा कहता है कि जैसे ही मैं अपने काम से फ्री होऊंगा मैं आपको लेकर आपके मायके आपके घर जरूर लेके चलूँगा। लेकिन प्रतिभा उस दिन उससे इतने गुस्से में आ जाती है और वो कहती है कि नहीं, मैं आज ही जाऊंगी और अभी जाऊंगी। जिस पर कृष्णा को भी अब उसकी बात माननी पड़ती है और कृष्णा उसको लेकर उसके गांव चला जाता है। कृष्णा जब उसके गांव जाता है तो पहले तो वो प्रतिभा को उसके घर छोड़ देता है और वहाँ कुछ देर रुकता है, लेकिन जब कृष्णा अपनी ससुराल से वापस लौट रहा होता है तो वो देखता है कि गांव के बाहर उसकी मुलाकात ऋषि से होती है। वो ऋषि को देखकर चौंक जाता है, क्योंकि ऋषि से तो उसकी मुलाकात उसकी दुकान पर हुआ करती थी और वो उसका मित्र हुआ करता था, लेकिन वो यहाँ क्या कर रहा है। कृष्णा ऋषि के पास जाता है और उससे पूछता है कि आखिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो। ऋषि कहता है कि मैं इस गांव में मिलने आया था गुप्ता जी के यहाँ। लेकिन जब कृष्णा से वो इस कदर बातें बताता है तो कृष्णा कहता है कि गुप्ता जी को तुम कैसे जानते हो। तो वो कहता है कि गुप्ता जी को तो मैं काफ़ी दिनों से जानता हूँ और इनसे मेरा काफ़ी पुराना रिश्ता है। तो कृष्णा कहता है कि क्या तुम गुप्ता जी के बड़े भाई को जानते हो जिससे मेरी जिस घर में ससुराल है। ऋषि कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारी उस घर में ससुराल है और प्रतिभा से तुम्हारी शादी हुई है। तो कृष्णा कहता है कि तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई। तो ऋषि कहता है कि मैंने ये बात बताना आपको ज़रूरी नहीं समझा, और ये बात कहकर ऋषि वहाँ से चला जाता है। ये बात ऋषि जैसे ही इस कृष्णा से कहता है तो इसके माइंड में एक झटका लगता है और वहीं से इस कृष्णा का माइंड घूम जाता है और उसके एक डाउट हो जाता है कि शायद उसकी पत्नी प्रतिभा और ऋषि का कोई लव अफेयर तो नहीं चलता है। लेकिन इस बात पर कृष्णा चुप रहता है और वापस अपने घर चला आता है और अपने काम में जुट जाता है। इसकी पत्नी प्रतिभा करीब 7 से 8 दिन अपनी मायके में रहती है। एक दिन ये जो कृष्णा होता है ये अपनी पत्नी प्रतिभा को अपनी ससुराल लेने पहुंच जाता है और उसे लेकर अपने घर आगरा वापस आ जाता है। और इन दोनों का समय बड़े ही अच्छे तरीके से चल रहा होता है और कृष्णा ने अपनी पत्नी प्रतिभा से इस बारे में कोई बातचीत नहीं की होती है, क्योंकि उसने इस बात को कोई ज़रूरी नहीं समझा, लेकिन उसके माइंड में ये बात ज़रूर टच हो गई होती है। लेकिन वो अब अपनी पत्नी पर निगाह रखना शुरू कर देता है और अपने काम में लग जाता है। एक दिन कृष्णा रात्रि में अपनी पत्नी के साथ सो रहा होता है। करीब 12 से 1 बजे का समय होता है। कृष्णा गहरी नींद में सो रहा होता है और इसकी पत्नी प्रतिभा फोन पर किसी से बात कर रही होती है। कृष्णा जाग जाता है और वो अपनी पत्नी को
फ़ोन पर बात करते रंगे हाथों पकड़ लेता है और वो पूछता है कि आखिर तुम इतनी रात में किससे बात कर रही थी। तो प्रतिभा कहती है कि मेरी एक सहेली है और उसे कोई दिक्कत हो गई होती है, इसलिए वो मुझसे कॉल कर रही थी। लेकिन जो कृष्णा होता है वो इसकी सारी बातों को समझ आता है, लेकिन उस टाइम भी कृष्णा इससे कुछ नहीं कहता और चुपके से लेट जाता है। ऐसे करके करीब 15 से 20 दिन का समय और व्यतीत हो जाता है। कृष्णा एक दिन अपनी दुकान पर जाता है और इससे मिलने ऋषि आता है। तो ये ऋषि से साफ साफ शब्दों में कह देता है कि अब हमारा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है और तुम कभी भी मेरी दुकान पर अब मत आना और मेरे घर आने की भी कभी जरूरत मत करना। ये ऋषि भी उसकी बात मान लेता है और इन दोनों में अब कभी भी किसी तरह की बातचीत होना बंद हो जाती है। इधर ऐसे करके करीब धीरे धीरे 1 साल का समय व्यतीत हो जाता है, लेकिन उस प्रतिभा का मन अभी भी इसके घर यानी कृष्णा के साथ नहीं लग रहा होता है। इधर कुछ दिन का समय व्यतीत होता है तो प्रतिभा का पति कृष्णा एक अपनी पास का प्लॉट बेचता है। करीब उसका प्लॉट 25 से 30 लाख का बेचता है। जब उसका प्लॉट बेच जाता है तो ये जो प्रतिभा होती है, इसे जैसे ही पता लगता है कि मेरे पति ने 30 लाख रुपए का प्लॉट बेचा है, तो ये एक रात चुपके से अपने लवर ऋषि के फ़ोन पर बात करती है और कहती है कि मेरे घर में 30 लाख रुपए आए हुए हैं और क्यों ना तुम मेरे पति को हमारे दोनों के रास्ते से हटा दो, तो हम दोनों एक साथ अपनी ज़िंदगी उतने पैसों में अच्छी तरीके से गुजार देंगे। ये ऋषि होता है, ये भी उसके पैसों की लालच में आ जाता है और वो एक षड्यंत्र बनाता है। एक दिन फिर से वो उस कृष्णा की दुकान पर पहुंचता है और कहता है कि तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा टेंडर आया है, अगर तुम चाहो तो उस घर की फिटिंग कर सकती है, जिसमें तुम्हें एक अच्छा खासा पैसा पैदा हो जाएगा और जिससे तुम्हारे जो पैसे की जो ज़रूरत है वो भी कम हो जाएगी। कृष्णा पता नहीं क्यों इसकी बात मान लेता है और कृष्णा कह देता है कि तुम मुझे दिलवा दो। तो ये जो ऋषि होता है ये कहता है कि तो तुम आज शाम के हमसे मिल लेना आके, वहाँ पार्टी से मैं आपकी बातचीत करा दूँगा। कृष्णा इसकी बात मान लेता है और कृष्णा उसी दिन बाइक लेकर अपने घर से केवल अपने घर वालों को इतनी बात बताकर जाता है कि मैं अभी एक काम के लिए जा रहा हूँ और कुछ ही देर में वापस आ जाऊँगा। कृष्णा जब अपने घर से निकलता है तो ये उसके पास जाता है ऋषि के। तो ये ऋषि ने और 2 अपने दोस्तों को अपने पास बुला रखा था और ये एक दूर अपने घर से दूसरे इलाके में ले जाता है और वहाँ पर खेतों में बैठकर ये बातचीत करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि कृष्णा अपने काम के बारे में इन दोनों से बातचीत करने लगता है। लेकिन ये दोनों तो बातचीत करने कहाँ आए हुए थे, इस ऋषि के षड्यंत्र के तहत ये दोनों आए हुए थे और कृष्णा को वही मारना पीटना शुरू कर देते हैं। ये तीनों मिलकर कृष्णा को इस तरह मारते पीटते हैं कि घटनास्थल पर ही कृष्णा की मौत हो जाती है। कृष्णा की मौत होने के बाद ये कृष्णा की डेड बॉडी को वहीं पड़ा छोड़कर अपने अपने घर चले जाते हैं और वहाँ पर सुबह सुबह लोगों का जमघट हो जाता है और उन्हीं में से एक लोग पास के थाने में इसकी खबर देता है। तो घटनास्थल पर तुरंत ही पुलिस पहुंच जाती है, जिससे कृष्णा की मौत के बारे में पता लग पाता है। तो दोस्तों, आज की हमारी सच्ची घटना बस यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।